ग्राउंड टावर में मेरा कमरा अब भी महफूज था। बज़ाहिर तो यही नजर आता था। मुझे ताज्जुब था कि मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने कमरे की तलाशी लेने की कोशिश क्यों नहीं की, सफेद फार्म ने उधर का रुख क्यों नहीं किया। लेकिन हो सकता है उस वाक़े के बाद उसकी जुर्रत ना हुई हो। पे कार्ड में कमरा हासिल करके मैंने निहायत जहानत का सबूत दिया था। मेरा ख्याल था कि वो लोग अभी तक पे कार्ड की जानिब मुतवज्जे नहीं हुए। अगर मैं सेंड्रा की तलाश में अस्पताल न जाता तो उन्हें मुझ पर शक न होता। लेकिन एक और ख्याल भी मेरे जहन में आया। अगर ये वही लोग थे तो इसका मतलब है कि वो मुझे उस हल्के फुल्के मेकअप में भी पहचान गए हैं, वरना इस अंदाज में मेरी जान लेने की कोशिश न की जाती, बल्कि वो लोग ये मालूम करने की कोशिश करते कि मैं सेंड्रा की तलाश में क्यों गया था। इस तरह मेरी शक्ल सूरत फिर मखदूश हो गई थी और इसके लिए ज़रूरी था कि मैं कोई नया हुलिया इख्तियार करूं। बहुत देर तक ख्यालात में डूबा रहा, फिर यही तय किया कि यहाँ से निकलने के बाद ये मेकअप साफ कर लूं और अपनी असल शक्ल में ही काम करूंगा। देखता हूं कि किस किस तरह ये लोग मेरे रास्ते में आते हैं। बदन में एक नया जोश और वलवला अंगड़ाइयां लेने लगा था। अंदर से एक ताकत सी उभरती हुई महसूस हो रही थी और एक बार फिर मैं वही अली जार खान बन गया जो किसी किस्म के खौफ या अंदेशे को खातिर में नहीं लाता था, सिर्फ अमल करना जानता था और उसके बाद नताइज का इंतजार करता था। मेरी इस कैफियत ने मुझे बड़ा सुकून बख्शा। तकरीबन 1 घंटे के बाद कारवान सराय का मालिक फिर अंदर आया और उसके हाथों में पड़े हुए लिबास को देखकर मेरी आंखें खुशी और मुसर्रत से चमक उठी। यूं लगता था जैसे वो लिबास को लॉन्ड्री से ड्राई क्लीन करवा कर लाया है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। उसने भीगे हुए लिबास को निचोड़ कर नफासत से प्रेस कर दिया था और अब महसूस ही नहीं होता था कि वो कभी भीग भी चुका है। मैंने हैरत और मुसर्रत से अपने कपड़ों को देखा और बेख्तियार 5 लीरे का नोट उसे देने पर मजबूर हो गया। लेकिन नोट देखकर उसने दोनों हाथ फजा में खड़े करके बड़े पुरएतमाद अंदाज में गर्दन नफी में हिलाई। मेरी किसी भी कोशिश से वो मुतासिर नहीं हुआ। ये उसने अपने मेहमान के लिए अपना फर्ज समझा था और उस शख्स की इस फर्ज शनासी पर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अब वो मुझसे खाने के बारे में पूछ रहा था, चुनाचे मैंने गर्दन हिला दी। मैं रात तक उस कारवान सराय में क़याम पजीर रहा। दिल में ये एहसास बार बार आया था कि मुमकिन है पुलिस उन अतराफ में घेरा डाल दे और उस शख्स को तलाश करने की कोशिश करे जो टैक्सी में टैक्सी ड्राइवर के साथ सफर कर रहा था और उसके बाद वहां से निकलकर किसी को कत्ल करके फरार हो गया था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। 7:30 बजे के करीब मैंने अपने उस मेज़बान से इजाज़त मांगी और उसने बड़े एहतराम के साथ मुसाफा करके मुझे इजाज़त दे दी। चुनाचे मैं बाहर निकल आया। सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि अपनी नाक के नीचे से मूछें उखाड़ फेंकी और वो चश्मा भी उतार कर जेब में रख लिया। अब मैं अपनी असल शक्ल में था। काफी दूर तक मैं पैदल चलता रहा। एक बार दिल चाहा कि नहर की तरफ का रुख करूं और वहां जाकर सूरत हाल मालूम करूं, लेकिन अब ये बेमकसद था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद एक ऐसी सड़क पर पहुंचकर जहां कारों वगैरह की आमदोरफ्त थी, मैं टैक्सी का इंतजार करने लगा और जब एक खाली टैक्सी नजर आई तो उसमें बैठकर ग्राउंड टावर चल पड़ा। हालांकि वहां जाना उस वक्त खासा खतरनाक साबित हो सकता था क्योंकि मुझे यकीन था कि वो लोग उसके आसपास ही भटक रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अब उनसे मुठभेड़ जरूरी थी। ग्राउंड टावर के काउंटर पर पहुंचकर मैंने अपनी चाबी हासिल की और फिर पुरइत्मीनान कदमों से चलता हुआ अपनी मंजिल की राहदारी में पहुंच गया। कमरे का दरवाजा खोला, बत्ती जलाई, अंदर का माहौल देखा। सब कुछ पुरसुकून था। कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई थी। ये रात मैंने उसी कमरे में बसर करने का फैसला कर लिया। हालांकि ये खतरनाक कदम था, लेकिन बाहर तो और जो कुछ होगा देखा जाएगा। अलबत्ता मैंने इसके लिए कुछ और बंदोबस्त कर लिए थे। मसलन ये कि सोने से पहले मैंने अपनी मसहरी पर तकिए वगैरह रख कर चादर फैला दी थी और खुद दीवार के करीब जमीन पर लेट गया। सारी रात इसी तरह गुजर गई। रात में 2-3 बार आंख खुली थी और मैंने कमरे के माहौल का जायजा लिया था, लेकिन मध्यम रोशनी में कोई ऐसी तब्दीली महसूस नहीं हुई थी जो मेरे लिए बाइस तशवीश होती। सुबह नाश्ते वगैरह से फारिग होकर एक ख्याल के तहत टेलीफोन की जानिब बढ़ गया। अस्पताल के जिस डॉक्टर ने मुझसे ताउन किया था मुझे अपना नंबर दे दिया था। चुनाचे मैंने नंबर डायल करने के बाद रिसीवर कान से लगा लिया। थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। ये रिसेप्शनिस्ट की आवाज थी। मैंने उसे डॉक्टर का नाम बताकर उससे बात करने की ख्वाहिश जाहिर की और चंद लम्हे के बाद उस डॉक्टर से मेरा राब्ता कायम हो गया। मैंने कहा, माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, दरअसल मैं उस लड़की सेंड्रा के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा, उसे होश आ गया है और अब उसकी हालत पहले से बेहतर है। मैंने कहा, क्या आपने उसे मेरे बारे में कुछ बताया था डॉक्टर? मैंने इस ख्याल के तहत सवाल किया कि अगर डॉक्टर से किसी ने मेरे बारे में कुछ पूछा हो तो डॉक्टर उसका जवाब दे सके, लेकिन डॉक्टर ने कहा, नहीं मिस्टर, अभी तक उससे कोई बात नहीं की जा सकी।
बस यूं समझ लें कि अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन सख्त एहतियात की जरूरत है। हम लोग मुसलसल उसे गुनूदगी की हालत में रख रहे हैं। मैंने पूछा, गोया वो बच जाएगी? डॉक्टर ने कहा, हाँ, अब इस बात का इम्कान है। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और टेलीफोन बंद कर दिया। सेंड्रा की तरफ से ये इत्मीनान भी तसल्ली बख्श था और इस बात का इजहार भी हो रहा था कि किसी ने डॉक्टर से मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा, या फिर बात अगर गहराई में हो तो मैं कुछ नहीं जानता था। एक बार फिर मेरे लिए सोचने को बहुत सी बातें पैदा हो गई थी। अगर सफेद फार्म का ताल्लुक ग्रीन पोल से नहीं है तो फिर ग्रीन पोल वाले क्यों खामोश बैठे हुए हैं? उन्हें मुझसे राब्ता कायम करना चाहिए था। मेरे पास जो मालूमात थी उनके तहत मुझे ग्राउंड टावर में क़याम करना था और यहीं ग्रीन पोल के नुमाइंदे मुझसे मुलाकात करते। लेकिन न जाने क्यों वो रूपोश थे या फिर सफेद फार्म भी ग्रीन पोल का ही कोई आदमी हो सकता था, और उन्होंने इस तरह ये बददियानती शुरू कर रखी थी। अगर आइंशलायर की बीवी और बच्चे का मामला न होता तो मैं इस सिलसिले में जरा भी मुतफक्किर न होता और इत्मीनान से यहाँ बैठा रहता। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल काबिल तशवीश हो गई थी। एक ख्याल ये भी आया कि किसी तरह तारीना हार्डो से राब्ता कायम करके उन लोगों को इस सूरत हाल से आगाह करूं और ये मालूम करूं कि इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन ये काम भी आसान नहीं था। मैं तो बड़ी जिम्मेदारियां कबूल करने के बाद यहाँ पहुंचा था, और फिर ये भी नहीं कहा जा सकता था कि तारीना हार्डो अब भी वहाँ मौजूद होगी जहाँ साइका रहती थी, और ज़रूरी नहीं कि साइका से अब भी उसका राब्ता कायम हो। काफ़ी देर तक मैं गौर खौज करता रहा और फिर दिल में फैसला किया कि हालात को उसी तरह हैंडल किया जाए जिस तरह आज तक करता रहा हूँ, यानी आवारागर्दी। और इस आवारागर्दी के दौरान उन लोगों से मुलाकात। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि इस बार अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आई तो अपने आप को उनकी तहवील में दे दूंगा और उनके दरमियान घुसकर ये मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा कि वो क्यों मेरी जिंदगी के दर पे हैं। अगर फाइल का हुसूल मकसूद है तो फिर उसके लिए इस अंदाज में कोशिश क्यों नहीं की गई जो मुकर्रर था। इसमें सिर्फ एक मौका ऐसा था जब सफेद फार्म ने मुझसे फाइल तलब की थी, लेकिन न मिलने के बाद वो भी मुझे कत्ल करने के दर पे हो गया था, और उसके बाद से मुसलसल यही कोशिशें थीं कि मुझे हलाक कर दिया जाए। आखिर क्यों? इसका क्या मकसद था? ये तमाम बातें सोचने के बाद मैं बाहर निकल आया, लिबास वगैरह तब्दील किया। जेब में रिवॉल्वर मौजूद था। इस्तांबुल की सड़कें और वहाँ के तारीखी मकामात मेरी दिलचस्पी का मरकज बन गए और मैं उनमें गुम हो गया। महल सरा की फसील के अंदर ही टर्किश आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की इमारत में यूनानी अहद के नवादिरात रखे हुए थे। सिकंदर आजम का खाली ताबूत और अपोलो के मंदिर के चंद सुतून मैंने देखे। फिर उस चार दीवारी से निकला तो धूप शिद्दत से फैली हुई थी। अभी 11 साढ़े 11 बजे का वक्त था, लेकिन धूप की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया था। वहां से आगे बढ़कर मैं गलता पुल के साथ सीढ़ियां उतरकर पुल के नीचे पानी पर तैरते हुए लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर आ गया। जब सब लहरें उठती तो प्लेटफॉर्म मेरे कदमों के नीचे झूलने लगता। पुल के नीचे मुख्तलिफ स्टॉल बने हुए थे जिन पर रिसाले, मिठाइयाँ, कबाब और तली हुई मछली बिक रही थी। टिकट वाली खिड़की के साथ बोर्ड पर मुख्तलिफ समतों को रवाना होने वाले स्टीमरों के औकात दर्ज थे। मैंने भी एक स्टीमर से रवानगी के टिकट खरीद लिए। स्टीमर की रवानगी का वक्त करीब आ गया था। मल्लाहों ने एक चौबी तख्ता प्लेटफॉर्म पर फेंककर ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया। मेरे साथ खड़े हुए मुसाफिरों ने तमाम तकल्लुफात बालाए ताक रख कर स्टीमर पर धावा बोल दिया। मैंने भी उनकी तकलीद की। स्टीमर एक छोटा मोटा जहाज लगता था। अरशे पर बिछी हुई आराम कुर्सियों को लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया ताकि सफर के दौरान मनाजिर से लुत्फानंदोज हुआ जा सके। मैं भी रेलिंग के साथ टिक कर खड़ा हो गया। मुतादिद स्टीमर और कश्तियां यूरोप और एशिया के फेरे लगा रही थीं। मछेरों की कश्तियां डोल रही थीं और उनके दरमियान एक चट्टान पर लैंडर का मीनार खड़ा हुआ था। पादरियों ने शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन को बताया था कि उसकी खूबसूरत बेटी की मौत सांप के काटने से होगी। चुनाचे शहंशाह ने शहजादी की मुस्तकिल रिहाइशगाह के लिए ये मीनार बनवा दिया ताकि वो सांपों की पहुंच से दूर रहे। शहजादी सारा दिन मीनार की बुलंद खिड़की से समंदर को तकती रहती। शाही महल से रोजाना एक सजी सजाई कश्ती आती और शहजादी को खाने पीने की चीजें देकर चली जाती। एक रोज शहजादी ने चोरी छुपे मीनार के करीब से गुजरती हुई मच्छरों की कश्ती से अंगूरों की टोकरी खरीद ली और उसी शब काले अंगूरों के नीचे छुपे हुए मूजी नाग ने उसे डस लिया। मीनार के दूसरी तरफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल अस्पताल वाक़ था। बाईं जानिब महल सरा का तवील सिलसिला चला गया था जिसके ऐन नीचे एक छोटी सी बंदरगाह वाक़ थी जिसके अब खंडरात नजर आ रहे थे। सुना गया था कि सुल्तान जब किसी जंगी मुहिम से वापस आता था तो जहां से उतरकर सीधा महल सरा में दाखिल हो जाता।
हबशी ख्वाजा सरा नापसंदीदा अशखास को बोरियों में बांध कर नीचे ले आते और कश्ती में रख कर समंदर के बीचों बीच डुबो देते। पुल गलता से गुजरने वाले ट्रैफिक का शोर और समंदर में चलने वाले जहाज़ों और भोंपुओं की आवाज़ें अब दूर होती जा रही थीं। हमारे स्टीमर ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। समंदर का पानी तेज धूप में शीशे की मानंद चमक रहा था। धूप की शिद्दत को समंदर की नमी ने अपने अंदर समो लिया था और स्टीमर की अपनी दुनिया जाग रही थी। सफर निहायत खुशगवार था। लोग आरामदेह कुर्सियों में धंसे समंदर के नज़ारे कर रहे थे। उनमें हर तरह के लोग थे। अरशे पर खासी हंगामा खेजियां थीं। बड़े बड़े फ्रेम की गोल शीशों वाली ऐनकें लगाए, मिनी स्कर्ट पहने च्युइंगम चबाती लड़कियां, जिन्हें किसी भी तौर मुसलमान नहीं कहा जा सकता था, इधर से उधर तितलियों की तरह तैर रही थीं। लहरों का शोर ज्यादा हो जाता तो आवाजें कुछ दब जाती, लेकिन जब लहरों की आवाजें कम होती तो इंसानों की आवाजें उन पर हावी हो जाती। मैं एक एक शख्स को देखता रहा और मेरी निगाहें समंदर और उसके अतराफ का जायजा लेती रहीं। ज़हन में मुताद्दिद ख्यालात थे। मैं उस माहौल से बेहद लुत्फानंदोज हो रहा था और थोड़ी देर के लिए ये भूल गया था कि मैं किसी मकसद के तहत इस्तांबुल आया हूँ। स्टीमर पर शहजादों के जजीरों की जानिब सफ़र करते हुए मेरे जहन में सिर्फ उन्हीं की दास्तानें गूंज रही थीं। तब मेरी निगाह एक मुअम्मर खातून पर पड़ी जो निहायत सादा और पुरवक़ार नजर आती थी। उनकी शख्सियत में बेपनाह जाज़बियत थी। हाथ में एक बड़ा सा कैमरा था जिससे शायद वो मूवी फिल्म बना रही थी। कैमरा एक दो बार मेरे ऊपर से भी गुजरा। इस बार जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं मुस्कुरा दिया। खातून ने आंखों के पास से कैमरा हटाकर मुझे देखा। तब उनका पूरा चेहरा मेरी निगाह में आया। किसी यूरोपियन मुल्क से ही उनका ताल्लुक था। मेरी मुस्कुराहट के जवाब में वो भी पुरवकार अंदाज में मुस्कुरा दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे नजदीक आ गई। उन्होंने शाइस्ता लहजे में कहा, हेलो। मैंने भी जवाबन कहा, हेलो मैडम, माफी चाहता हूँ आपके मशगले में दखल अंदाज हुआ। उन्होंने पूछा, कैसे? मैंने कहा, बस इस तरह के आपको मेरी तरफ मुतवज्जे होना पड़ा। खातून ने फलसफियाना अंदाज में कहा, ओ बॉय, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान कभी भी तन्हा खुश नहीं रहा है। मैंने पूछा, आप तन्हा हैं? बोली, हाँ, बस सयाहत के लिए आई थी यहाँ, लेकिन शिनासाई तो हर कदम पर जरूरी होती है। मुझे मुख्तलिफ शिनासा मिलते रहते हैं। इत्तेफाक से स्टीमर पर अभी मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ठीक है, शहजादों के जजीरों की सैर में आप मुझे अपना शरीक बना लीजिए, मुझे खुशी होगी। वो बोली, ऑफ कोर्स। मेरा नाम मरिसा ग्रैहम है, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है। बहुत से ममालिक की सैर कर चुकी हूँ, इस्तांबुल पहली बार आई हूँ। मैंने कहा, आप मुझे स्नोडन कहकर पुकार सकती हैं। खातून ने मुशफिक लहजे में कहा, गुड, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर डियर स्नोडन। थोड़ी देर के बाद एक जजीरा आया और लोग स्टीमर से नीचे उतरने लगे। मैंने आगे कदम बढ़ाए तो खातून ने कहा, आखिरी जजीरे पर उतरेंगे, वो बहुत खूबसूरत है। चूंकि हम दोनों साथी बन गए थे और उस मुअम्मर औरत की मायत मेरे लिए किसी तौर बुरी नहीं थी, चुनाचे मैंने उनकी बात मान ली और वापस अपनी जगह आ गया। आखिरी जजीरा वाकई दूसरे जजीरों से बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। समंदर की नीलाहट में सरसब्ज़ो शादाब दरख्तों का एक झुंड, खूबसूरत सफेद मकानात और सुर्ख मिट्टी की एक लकीर जो साहिल को छू रही थी। साहिल के साथ कहवा खाने और रेस्तरां बिखरे हुए थे, जिनके वेटर सफेद जैकेटों में मलबूस हाथ में मेन्यू कार्ड्स उठाए स्टीमर से उतरने वाले ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। अक्सर लोग स्टीमर से उतरकर साहिल से परे खूबसूरत पहाड़ियों पर निगाह डाले बगैर फुटपाथ पर लगी कुर्सियों पर बैठकर दोपहर के खाने की तैयारियां करने लगे और उनमें से कुछ मकामी बग्गियों पर सवार होकर जजीरे पर किसी पुरसुकून गोशे की तलाश में निकल खड़े हुए। मैं भी मैडम मरीसा के साथ स्टीमर से उतरकर सड़क के ढलवान की जानिब चल पड़ा। वो खुद ही मेरी रहनुमाई कर रही थी। रास्ते में उन्होंने कहा, मैं 2 बार इन जजीरों पर आ चुकी हूँ, दिल ही नहीं भरता ऐसी हसीन ऐसी पुरसुकून जगह से। यकीनन तुम्हें भूख भी लग रही होगी दूसरों की मानंद। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ यकीनन। वो बोली, इन कहवा खानों और होटलों में सूरत हाल जरा महंगी हो जाती है। अगर तुम बहुत ज्यादा दौलतमंद भी हो तब भी बेहतर यही होगा कि हम पैसों की बचत करें। मैंने मुस्कुरा कर गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद हम उस जजीरे के चौक पर आ गए। मुख्तलिफ दुकानों पर गोश्त, मछलियां, पनीर और ऐसी ही दूसरी चीजें कसरत से नजर आ रही थी। हम भी एक दुकान के सामने रुक गए। वहां से हमने कुछ चीजें खरीदी और फिर जजीरे के एक खूबसूरत गोशे की जानिब चल पड़े। मैडम मरीसा बदस्तूर मेरी रहनुमाई कर रही थी। उन्होंने दाएं हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, चीड़ के दरख्तों के उस झुंड के पास एक खूबसूरत पॉइंट है, वहां चलते हैं। चौक के गिर्द दर्जनों कदीम तर्ज की बग्घियां खड़ी हुई थीं, रंगीन झालरों और गोल फुंदरों से सजी हुई।
घोड़ों के साज निहायत नफीस किस्म के थे और उनके गलों में छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई थीं। मैंने मैडम मरीसा की तरफ देखते हुए कहा, आपको ये चढ़ाई चढ़ते हुए जरा दिक्कत होगी। वो बोली, नहीं, मैंने अपने आप को दिक्कतों से पाक रखने की कोशिश की है। मैंने शाने उचकाए और उनके साथ चल पड़ा। हमारा रुख बुलंदी की जानिब था। सड़क के दोनों तरफ सफेद रंग के खुशनुमा मकानात बने हुए थे, जिनके गिर्द छोटे छोटे बागीचे सुर्ख नीले और कासनी फूलों से अटे पड़े थे। धुंधलाए हुए संगमरमर के फव्वारों के गिर्द खुदरौ बेलें लिपटी हुई थीं। सब्जे और खुशनुमा बेलों ने मकानात का घेराव किया हुआ था। समंदर से नम हवा के झोंके आते तो गुलाब की बेलें दीवारों से छूटकर अधखुली खिड़कियों में झांकने लगती। हर तरफ एक सहर अंगेज सुकूत फैला हुआ था। काफी दूर पहुंचने के बाद मैंने मैडम मरीसा की तरफ देखा और ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं कि उनकी सांसें हमवार थीं। कुछ बग्घियां उन रास्तों को तय कर रही थीं और घोड़ों के गलों में बंधी हुई घंटियां छन छन कर रही थीं। हम दोनों सर्फ के उस घने जंगल के करीब पहुंच गए, जहां दरख्तों की छांव में खुदरौ जंगली घास की तहें बिछी हुई थीं। उनमें इक्का दुक्का जर्द फूल भी नजर आ रहे थे। चुनाचे एक खूबसूरत जगह मुंतखब करके हम वहां बैठ गए। मैडम मरीसा बेहद खुश नजर आ रही थीं। उन्होंने कई बार मेरी जानिब देखा था। उनकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी। मैं भी उन खातून के कुर्ब से मुतासिर था। यहाँ से बहिराए मरमर और उसमें बिखरे हुए खूबसूरत जजीरे भी दिखाई दे रहे थे। खुराक का बंडल जमीन पर रखने के बाद मैंने पांव फैला दिए। मैडम मरीसा कहने लगी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पहले हम खाना खा लें? खास तौर से इस चढ़ाई ने भूख तेज कर दी है। मैंने कहा, यकीनन, मैं आपकी मदद करता हूँ। उन्होंने कहा, औरत का मकाम उसके पास रहने दो। मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। मैडम मरीसा ने खाना जमीन पर सजा दिया और उसके बाद हम दोनों खाने में मसरूफ हो गए। उन्होंने पूछा, क्या ख्याल है इस जगह के बारे में? मैंने कहा, आपका इंतखाब लाजवाब है। मैडम मरीसा खाने में मसरूफ हो गईं। मैंने पूछा, सयाहत की जिंदगी ने आपको बहुत से वाकयात से रूशनास कराया होगा। उन्होंने फलसफियाना अंदाज में जवाब दिया, सयाहत ही की जिंदगी क्या, इंसान की जिंदगी तो वाकयात का मजमुआ ही होती है। भला इसके लिए सयाहत की क्या जरूरत है? घर की चार दीवारी में बैठ जाओ और अपना तज्जिया करो। हर लम्हा एक नए वाक़े का मजहर होगा। मैंने पूछा, आपके बारे में कुछ और मालूम कर सकता हूँ? वो बोली, बस कुछ नहीं। मेरी जिंदगी में कोई ऐसी खास बात नहीं है जो काबिल जिक्र हो। यूं समझो कि सारी जिंदगी ही सयाहत में गुजारी है। बचपन ही से ये शौक है और ये वालिदैन का अतिया है, इसलिए आज तक इसे सीने से लगाए हुए हूँ। मैंने पूछा, आपने शादी नहीं की? वो बोली, नहीं, मैंने अपनी जिंदगी का महवर तलाश कर लिया था और उसके बाद मजीद किसी शय की जरूरत महसूस नहीं हुई। खानदान है पूरा, हर शख्स की कमी पूरी हो जाती है। मोहब्बतों के लिए रिश्तों का तायुन करना तंग नजरी है। बाज रिश्ते खुद ब खुद उस्तवार हो जाते हैं और फिर यूं होता है कि सारी जिंदगी कम से कम उस रिश्ते की तलब नहीं रहती। मैंने तारीफी नजरों से देखते हुए कहा, आपकी बातों में बड़ी गहराई है। मैडम मरीसा ने एक बार फिर फलसफियाना बात कही, बेहतर ये होगा कि इंसान को ऊपरी सतह से देखो, गहराइयों में उतरोगे तो जहन उलझता चला जाएगा। मैंने कहा, बहरहाल आपसे मिलकर बहुत मुसरत हुई। उन्होंने कहा, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम खुद अच्छी शख्सियत के मालिक हो। कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, बस यूं समझ लें मैडम के सयाहत मेरी भी जिंदगी है और मैंने भी अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा दुनिया में आवारा गर्दी करते गुजारा है। वो बोली, और कुछ? मैंने कहा, नहीं, जाहिर है इंसान को उसकी ऊपरी सतह से देखो। मैंने कहा और कहा लगाकर हंस पड़ा। मैडम मरीसा भी पुरवकार अंदाज में मुस्कुरा दी। खाने से फारिग होकर हम लोग आराम करने इत्मीनान से घास पर लेट गए। मैडम मरीसा ने कहा, किसी जमाने में जब तुर्क शहजादे महल सरा की किसी साजिश में मुलव्विस पाए जाते थे या किसी वजह से सुल्तान के ज़ेरे अताब आ जाते तो उन्हें इन जजीरों में नजरबंद कर दिया जाता। यहाँ की हवाओं में उनकी आवाज़ों की सरसराहट महसूस होती है। बस जरा जहन को उनकी जानिब लगा दो और फिर महसूस करो कि कैसे खुशगवार तासुरात तुम्हारे जहन में उभरते हैं। मैंने कहा, यकीनन, और आंखें बंद कर ली। मैंने उन शहजादों का तसव्वुर किया और देर तक उनके बारे में सोचता रहा। मुझे यूं ही महसूस हो रहा था जैसे तुर्क शहजादों के दौर में पहुंच गया हूं। ये कैफियत खासी देर तक रही। तसव्वुरात बनते और बिगड़ते रहे। फिर न जाने क्यों जहन को एक झटका सा लगा और मैंने आंखें खोल दी। वही माहौल आंखों के सामने था। मैंने चौंक कर मैडम मरीसा को देखा, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद नहीं थी। मैं हैरानी से उठकर बैठ गया और उनकी तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। अपनी जगह से उठकर मैंने अतराफ और फिर वहां से ढलान पर निगाहें दौड़ाईं। मैडम मरीसा जिस किस्म की खातून थीं, उनसे ये बैद नहीं था कि फितरत के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए वो यहाँ से आगे बढ़ गई हूँ। हरचंद के मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनकी शख्सियत ने मुझे मुतासिर किया।
बड़ी पुरवकार और उम्दा शख्सियत की मालिक थीं वो, लेकिन न जाने क्यों इस तरह उठकर चली गईं। दूर दूर तक उनके वजूद का निशान नहीं था। अगर वो यहाँ से गई भी थीं तो उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था। कहीं किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गईं। अभी इतना ही सोचा था मैंने कि दफतन सर्फ के दरख्तों के अकब से एक भारी भरकम और चौड़ी जिसामत का मकामी शख्स बाहर निकल आया। उसका चेहरा तुर्क बाशिंदों की तरह खूबसूरत नहीं था, बल्कि शायद वो किसी अफ्रीकी मुल्क से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके बदन पर लिबास मकामी था। सर पर तुर्क स्टाइल की टोपी लगी हुई थी। चौड़े चकले बदन से इस बात का इजहार होता था कि वो बेहद ताकतवर है, लेकिन उसके हाथ में दबे हुए पिस्तौल का रुख मेरी जानिब था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल धक से रह गया। इसकी वजह ये शख्स नहीं था, बल्कि ये एहसास था कि क्या मैडम मरीसा की गुमशुदगी भी इसी शख्स से मुताल्लिक है। क्या मैडम मरीसा? लेकिन इस बात पर यकीन करने को जी नहीं चाहता था। ऐसी मुशफिक निगाहों में मोहब्बत छुपाए गुफ्तगू करने वाली औरत गलत नहीं हो सकती। फिर वो आखिर कहाँ गई? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।